आदाब, मैं ज़ीशान काज़ी। दूसरे चरण के वोटिंग के बाद अब पीएम कौन सा झूठ बोलेंगे और 40 साल पुराना कौन सा मुद्दा ले आएंगे, सही गेस करने वालों को इनाम में पीएम के झूठ से भरे 20 भाषणों का फ्री में यूट्यूब लिंक दिया जाएगा। अभी तक उनके भाषणों में मनमोहन सिंह आ चुके हैं, इंदिरा गांधी आ चुकी है, राजीव गांधी आ चुके हैं। इंतज़ार कीजिए, जवाहरलाल नेहरू भी आते ही होंगे। संपत्ति के पूर्व वितरण के विवाद को पहले उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जोड़ा। कांग्रेस खंडन करते करते थक गई, ये तो झूठ है। तब पीएम मोदी ने उस झूठ में एक नया झूठ जोड़ा और बयान दिया कि राजीव गांधी को विरासत का कानून इसलिए रद्द किया क्योंकि इंदिरा गांधी की संपत्ति लेना चाहते थे। कांग्रेस ने इसे भी झूठ बताया। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हम ये भी बताएंगे कि नेहरू ने जब आज की कीमत के अनुसार 12,000 करोड़ तक की संपत्ति दान में दे दी तो राजीव गांधी और राहुल गांधी के लिए क्या बचा होगा। पीएम के झूठ को कई कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला, स्टैंड अलोन झूठ, यानी एक ऐसा झूठ जो वहीं पैदा होता है और वहीं ख़त्म हो जाता है। उसका आगे के झूठ से और पीछे के झूठ से कोई संबंध नहीं होता और उसमें कोई नया झूठ नहीं जोड़ा जा सकता है। इसे स्टैंड अलोन झूठ कहते हैं। दूसरा है वंदे भारत झूठ। जैसे वंदे भारत में कई बोगियां होती है, ये तेज़ रफ्तार से गुजरती है, उसी तरह पीएम मोदी एक झूठ में दूसरा झूठ जोड़ते चले जाते हैं, फिर तीसरा झूठ जुड़ता है और फिर चौथा और झूठे बयानों की तेज़ रफ्तार चुनावों में दौड़ पड़ती है। इस तरह से वे एक वंदे भारत बनाते हैं ताकि लोगों को लगे कि यही सच है। जैसे हजारों रेलगाड़ियों का हाल बुरा है, मगर वंदे भारत को ही लोग विकास का सच शायद मानने लग गए हैं। आप बाकी रेल के वीडियो बताते रहिए, सरकार आपको वंदे भारत का वीडियो बताती रहेगी। इसलिए मैंने वंदे भारत के रूप का इस्तेमाल किया और कहा कि संपत्ति के पूर्ण वितरण का झूठ वंदे भारत झूठ की श्रेणी में आता है। अगर पीएम मोदी और बीजेपी की राजनीति के लिए एक सप्ताह के लिए धर्म से जुड़े हुए मुद्दों को हटा दिया जाए तो उनके भाषण में क, ख, क, अंग, छ, छ, ज, या ये सब भी नहीं बचेगा। उनके भाषण में या मंच पर जो भी चमकता हुआ दिख रहा है वह धार्मिक लिबास और पटाखे का नया कपड़ा है। इस चुनाव में पीएम मोदी को जितना भी वोट मिले वे जीत जाए या सिकंदर हो जाए, लेकिन ये भी सच है कि ये चुनाव में उनके झूठ की बहुत बुरी हालत हो रही है। बोलते ही लोग टूट पड़ते हैं और खंडन कर उस झूठ को मिट्टी में मिला देते हैं। अफसोस, उसके बाद भी हिंदी के थर्ड क्लास अखबार बयान के रूप में उसे छापते रहते हैं ताकि आपको वो झूठ मिलता रहे। कितनी श्रद्धा से लोग आते होंगे या लाए जाते होंगे कि पीएम को सुनना है, वे कुछ काम का बोलने जा रहे हैं, लेकिन पीएम बेरोजगारी पे कम सैलरी पर कम बोलते हैं। ये जो कम सैलरी वाला वर्ग तैयार हुआ है उसकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा कैसे होगी, उसकी तरक्की कैसे होगी, इस पर बात ही नहीं करते। भारत में ज़्यादातर नौकरियां कम सैलरी की होने लगी है। काम करने वालों की मजदूरी बढ़ती नहीं, इसमें ठहराव सा आ गया है। मजदूरी बढ़ने के बाद भी महीने का 10,000 कमाना मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम के 2024 की वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्थायी कामगार 20 और 75 की तिहाड़ी से भी कम कमाता है। जो लोग नौकरी करते हैं उनमें से 54% को मेडिकल इंश्योरेंस पेंशन नहीं मिलती है। जो महिला 2017-2018 में एक महीने में 5,995 रुपीज़ कमाती थी, उसकी कमाई 2022-2023 में घट गई है, 5,337 रुपये हो गई। इस रैली में जो चेहरे दिख रहे हैं मुमकिन है ज़्यादातर इसी कैटेगरी में आते हो। तो क्या इनके लिए ये मुद्दा नहीं होगा कि उनके कमाई पर कितना दबाव है, खर्चा नहीं चल रहा, महंगाई आसमान पर है? क्या ये लोग अतीत की बातों पर ही भावुक होते रहते हैं? मध्य प्रदेश के मुरैना की सभा में पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी वाला उदाहरण दे दिया, जिसका कांग्रेस ने खंडन भी किया। लेकिन पहले आप देखिए कि मुरैना एक गरीब जिला है, यहाँ के लोग आज अपनी आर्थिक तंगी से परेशान होंगे, लेकिन पीएम ने बहस की दिशा ही मोड़ दी और लगे संपत्ति के पूरा वितरण, बंटवारे, इन सब की बातें करने और बताने लगे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है, जबकि ऐसा नहीं है। गरीब और मिडिल क्लास की हालत बहुत खराब है। इस पर बात होती तो इंदिरा गांधी
ने क्या किया, उनके बेटे राजीव गांधी ने उनकी संपत्ति के लिए क्या किया, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो भी इसे लेकर झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस ने जवाब में कहा है कि इंदिरा गांधी ने अपनी सारी संपत्ति जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में दान कर दी थी। अगर पीएम ने यहाँ तक बता ही दिया है कि राजीव गांधी इंदिरा गांधी की संपत्ति हासिल करने के लिए बाप दादा की संपत्ति वाले टैक्स के कानून को हटा दिया, तो ये भी बता देते इसके बाद राजीव गांधी को कहाँ कहाँ संपत्ति दिला सके और संपत्ति मिली और वो संपत्ति कहाँ है। जवाहरलाल नेहरू ने तो अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। कांग्रेस ने तो कह दिया कि इंदिरा गांधी की कोई विरासत नहीं थी जिसके लिए राजीव गांधी को कानून बदलना पड़ता। चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी के पास रहने के लिए घर नहीं था। एक प्रश्न चल रहा था कि जयप्रकाश नारायण ने पूछा था कि इंदु तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा। जाहिर है अगर बहुत पैसा होता तो जेपी जो इंदिरा गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करते थे ये सवाल नहीं करते कि हारने के बाद खर्चा कैसे चलेगा। पीएम 10 साल से सत्ता में हैं, यही बता देते कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास कितनी पैतृक संपत्तियां हैं, कौन कौन सी पैतृक संपत्ति है। जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई तो वे अपने किसी मकान में नहीं गए, 10 जनपद गए जो सोनिया गांधी का सरकारी बंगला है। तब खबरें आई कि राहुल के पास जमीन और दफ्तर तो है पर अपना घर नहीं। वयनाड से पर्चा भरते हुए उन्होंने दिखाया है कि 11.14 करोड़ की अचल संपत्ति है। ये कोई बहुत ज्यादा भी तो नहीं। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला न जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया। तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस ला। कांग्रेस की वेबसाइट पर लिखा है कि भारत की आज़ादी के बाद भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उस समय जवाहरलाल नेहरू आगे आए और उन्होंने अपनी 98% संपत्ति देश को दान में दे दी। उस समय पंडित नेहरू ने 196 करोड़ की संपत्ति दान में दे दी। आज के समय में ये करीब 12,000 करोड़ के बराबर होती है। इस नेहरू को पिछले 10 साल में क्या क्या नहीं कहा गया। अगर पीएम मोदी ये झूठ नहीं बोलते कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आपकी संपत्ति को लेकर दूसरों को देने की बात है, तो इन 2 दिनों में आपके बच्चों का आर्थिक वर्तमान कैसे है, भविष्य कैसा है, इस पर ज़्यादा चर्चा होती, बातें होती। फरवरी 2024 में मोदी सरकार ने सांसद ने बताया कि 1 करोड़ से अधिक कमाने वाले लोगों की संख्या मात्र 2,16,000 है। उसमें 25 करोड़ की संपत्ति वाले कम ही होंगे। राहुल गांधी ने कभी भी नहीं कहा कि बाप दादा की संपत्ति लेकर किसी और में बांट दी जाएगी। राहुल ने तो यही कहा है, जिन 22 अमीर लोगों को मोदी सरकार ने 10 साल में 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है, उसका छोटा सा भी हिस्सा अगर गरीब लोगों को दे दिया जाए तो उनका कल्याण हो जाएगा। इस बात को बीजेपी ने पूरा
ही घुमा दिया। कभी कहने लग गई कि मंगलसूत्र मुसलमानों में बांटने जा रही है कांग्रेस, तो कभी कहने लग जाती है कि आपका मकान लेकर लोगों में बांट दिया जाएगा। पत्र में वो बताएं किस पन्ने पर हमने धन पुनर्वितरण का जिक्र किया है। हमने कहा है कि हम मंगलसूत्र लेंगे निम्न मध्य वर्गों परिवारों से, मध्य वर्ग के परिवारों से, गरीब के परिवारों से, और किसी और को मंगलसूत्र पहनवाएंगे। जो व्यक्ति मंगलसूत्र का सम्मान नहीं किया है अपने जीवन में, आज वो मंगलसूत्र के बारे में बोल रहे हैं। हमने ये कभी नहीं कहा है। और हकीकत क्या है मैं आपको बताऊं। पिछले 10 साल में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, ये कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं हैं। ये आपको मैं भिजवा दूंगा। और ये आरबीआई के आंकड़े क्या कहते हैं कि 2024 में, यानी कि इस साल 31 मार्च तक 1 लाख करोड़ ऋण हमारे परिवारों का है जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है सोना गिरवी रखकर, और जिसको कहा जाता है गोल्ड लोन। एक जमाने में ओल्ड लोन हुआ करता था, मोदी के जमाने में गोल्ड लोन हो गया। पिछले 10 सालों का नतीजा यह है कि 2024 में करीब 1.5 करोड़ परिवार हैं हमारे देश में, 1.5 करोड़, जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है। और आज वो ऋण कुल मिलाकर जो बकाया ऋण है 31 मार्च को 1 लाख करोड़ है। और ये सिर्फ बैंकों से लिया गया है, असंगठित क्षेत्र के संस्थाओं से नहीं, साहूकारों से नहीं, ये बैंकों से। अगर आप सब जोड़ेंगे, साहूकारों से जो ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, असंगठित क्षेत्र के संस्थाओं से ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, और बैंकों से ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, अगर आप तीनों को मिलाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे देश के हर 4 परिवारों में से एक परिवार ने सोना गिरवी रखकर ऋण लिया है पिछले 10 सालों में। और ये प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं, सोना की बात करते हैं। भारत की आर्थिक हालत को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, मगर ऐसा नहीं है कि हर दूसरे मकान लेकर तीसरे को दे दिया जाए। टाइम पत्रिका में देबाशीष रॉय का विश्लेषण छपा है कि समानता तथ्यों से पता चल जाता है कि मोदी के दूसरे कार्यकाल में भारत की जीडीपी में 1990 के बाद सबसे कम तरक्की की है। यही नहीं, जिस रेट पर मनमोहन सिंह के दौर में आपकी कमाई बढ़ रही थी, मोदी के दौर में उससे आधे रेट पर बढ़ रही है। शेयर बाजार के 75,000 पार कराने को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन मोदी के समय में शेयर बाजार से कमाई भी कम रही। इसमें भी मनमोहन सिंह बाजी मार गए। विदेशी निवेश के एक ऐसा पैमाना है, वहाँ भी 20 साल में इस वक्त सबसे कम स्तर पर है। विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालते जा रहे हैं। पीएम की विदेश यात्राओं से ऐसी छवि बनाई गई कि वे विदेशी निवेशकों को भारत की कहानी बेच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है उल्टा। निजी कंपनियों का निवेश भी काफ़ी कम हुआ है, बल्कि 2012 के बाद से गिरता ही जा रहा है। जो भी निवेश है उसमें बड़ा हिस्सा सरकार का बताया जाता है, तो इन सब पर बहस होनी चाहिए। मोदी बात को मुरैना की सभा में इंदिरा गांधी के ज़माने में ले गए और मंगलसूत्र बांटते कहने लग गए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि वे आपकी हमारी संपत्ति लेकर दूसरों में बांट देगी। बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा है, आप पढ़ लीजिए। लेकिन मोदी इस तरह का झूठ क्यों बोल रहे हैं? इस बात का 2024 के चुनाव से क्या संबंध है? या तो वे बात 2047 की करने लग जाते हैं या फिर 1984 की करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखिए, भारत में एक छोटे से हिस्से के पास बहुत सारा पैसा है।
वही 4-4 आईफोन खरीद रहा है, 3-3 कारें खरीद रहा है, 5-5 फ्लैट खरीद रहा है। तो इस हिसाब से आपको लगेगा कि बहुत पैसा है, मगर जब आप गांव दिहाड़ से लेकर दिल्ली के बस्ती में बसने वाले लाखों लोगों को देखते हैं तब पता चलता है कुछ लोग करोड़पति से अरबपति हो गए, मगर ज़्यादातर लोगों के लिए 10,000 महीने की कमाई ही असंभव है। अगर इससे दिक्कत है तो बिहार से अमृतसर कमाने जा रहे लोगों और उसकी इस ट्रेन का हाल देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि भारत में किस स्तर पर गरीबी भयंकर हो चुकी है, जहां पैसा बस इतना ही होता है, जहां आदमी बस जी रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है। परिवारों की बचत 47 साल में सबसे कम है, वो किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटी या शहरों के छोटे से हिस्से में रहने वाला मिडिल क्लास मानने को तैयार ही नहीं है कि आज की भारत की आर्थिक हालत बहुत ख़राब है। इसलिए वो पीएम मोदी के झूठ को गले लगा लेता है कि बुराई तो 30 साल पहले थी, आज तो अच्छा ही अच्छा ही है। अरबपति बनाया है। हिंदुस्तान का पूरा धन उन्होंने उन व्यक्तियों को दिया, पूरा का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों को दिया है। हिंदुस्तान के एयरपोर्ट, हिंदुस्तान के पोर्ट, हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री, सोलर पावर की इंडस्ट्री, विंड पावर की इंडस्ट्री, पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अदानी जैसे लोगों को पकड़ा दिया है और गरीबों को कुछ नहीं मिला। कर्नाटक में हम 5 गारंटी देते हैं और आप जानते हो कि कर्नाटक में गरीबों को कितना फायदा हुआ है। ये देखो, ये जो आपने अभी ताली बजाई, ये प्रेस वाले कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये प्रेस वाले गरीबों के नहीं हैं। इस वीडियो में हम आपको आगे कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करवाएंगे, उस हिस्से की जहां युवाओं को लेकर वादे किए गए। आपको पता चल जाएगा कि क्यों मोदी बीजेपी की मैनिफेस्टो की ज़्यादा बात नहीं करते, कांग्रेस की करते हैं। वही नहीं, गोदी मीडिया भी बीजेपी के मैनिफेस्टो की दिन रात चर्चा नहीं करता है। आपको ये भी पता चलेगा कि देश में झूठ और नफरत की बातों पर बहस क्यों होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी पर बहस करने लायक बनाए गए हैं। इनका दिमाग तभी एक्टिव होता है जब इन्हें मुसलमान आ जाएंगे, मुसलमान खा जाएंगे सुनाई देता है। शायद इसलिए भी पीएम अपनी सभाओं में किसी न किसी बहाने मुसलमान का नाम ले आते हैं। ऐसे में आप किसे बताएंगे कि पिछले वित्त वर्ष में भारत का निर्यात 3% कम हो गया और कच्चे तेल का आयु 25% बढ़ गया। सुनेगा कौन? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं पर बात करते हुए लिखा है कि आज बेरोजगारी स्तर 8% है और स्नातकों के बीच बेरोजगारी दर 40% से अधिक है। 25 साल की कम उम्र के हर डिप्लोमा धारक को अप्रेंटिसशिप का अधिकार लेकर आएगी, जिसके तहत प्रशिक्षण मिलेगा और हर साल 1 लाख रुपए दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहाँ कहा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो 30 लाख केंद्रीय पदों को भरेगी और पेपर लीक के मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के अलावा पीड़ितों की आर्थिक सहायता भी करेगी। भाजपा के संकल्प पत्र में बेरोजगारी का कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। लिखा है पिछले 10 वर्षों में 1.4 करोड़ से अधिक युवाओं को पीएम विकास कौशल के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण से कौशल बनाया जा रहा है। इनमें से कितनों को काम मिला, कितना कमा रहे हैं, इसका कोई डेटा नहीं। 27 लाख करोड़ के अधिक के निवेश के साथ पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 46 करोड़ से अधिक ऋण प्रदान किए गए हैं। इसे भी कितनों को काम मिला है, रोजगार बढ़ा, इस पर कोई आंकड़ा नहीं। केवल यही लिखा है इसे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान हुए। बीजेपी ने कहा है कि मुद्रा लोन की सीमा 20 लाख तक कर दी जाएगी। संकल्प पत्र में लिखा है कि भाजपा ने पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं करवाई है और लाखों भर्तियां की है, मगर कांग्रेस के 30 लाख भर्तियां कराने की तरह शक्य नहीं दी गई। भाजपा में 2024 में पेपर लीक के खिलाफ लाए गए कानून के बारे में लिखा है, हम इसे सख्ती से लागू करेंगे, जबकि ये कानून मोदी सरकार के कार्यकाल के आखिरी साल में पास हुआ। उसके बाद ही तो उत्तर प्रदेश सरकार को पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर रद्द करना पड़ा, जिसमें
पदों के लिए 50 लाख छात्रों ने अप्लाई किया था। पीएम मोदी पेपर लीक के मसले पर यूपी में चुप रह जाते हैं, लेकिन राजस्थान जाते ही वहां मुद्दा बना देते हैं। पीएम मोदी एक झूठ पर कभी नहीं टिकते। उन्होंने शुरू किया कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग से जुड़ा है। जब इसे चुनौती दी गई कि मैनिफेस्टो में हिंदू और मुसलमान शब्द ही नहीं है, तो पीएम कहने लग गए कि उसमें लिखा है मंगलसूत्र को लेकर मुसलमानों में बांटा जाएगा। तब फिर चुनौती दी गई, दिखाइए कहाँ है लिखा है, कहीं तो लिखा नहीं है। तो पीएम चुप रह गए, कोई जवाब नहीं देते, बल्कि दूसरे तरीके से दोहराते ही रहते हैं। इस झूठ के पकड़े जाते ही पीएम संपत्ति के पूर्ण वितरण वाले झूठ पर आ गए। इस पर भी चुनौती दी गई कि बताइए मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा है। तो इस बात पर आ गए कि कर्नाटका में मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ है और कांग्रेस इसे देश भर में लागू करना चाहती है। इस झूठ की भी पोल खुल गई। कर्नाटका में 30 साल से आरक्षण है, गुजरात में भी है, बिहार में भी है और ये बीजेपी के शासन में भी रहा है और चलता रहा है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को पत्र लिखा कि वे उनसे मिलकर कांग्रेस के न्याय पत्र के बारे में समझाना चाहते हैं। खड़गे कमजोर नेता नहीं है, ना ही लिखा हुआ भाषण पढ़ने वाले नेता है। जाहिर है जिस पीएम ने 20 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, वो खड़गे को बुलाकर मैनिफेस्टो में बात नहीं कर सकते। दरअसल पीएम को पता है कि ज़्यादा बात करने पर जनता को याद रह जाएगा, जिस तरह वो 2024 में 2 करोड़ नौकरियों के वादे को अभी तक याद रखती है, 15 लाख रुपए देने के वादे को अभी तक याद रखती है। आप बताइए, क्या उस तरह से 2019 के किसी भी वादे याद है? 2024 के किसी वादे का पता है? दरअसल पीएम को पता चल गया है कि मैनिफेस्टो पर ज़्यादा बात करने से जनता याद कर लेगी। जिस तरह 2014 में 2 करोड़ नौकरियों की बात बार बार दोहराती है, उसी तरह 2024 के किसी वादे को दोहराने लग जाएगी। विपक्ष बार बार हमला कर रहा है कि देश का संविधान खतरे में है। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है विपक्ष को खत्म करने में। क्या इस मुद्दे को खत्म करने के लिए लगातार नया नया झूठ बोला जा रहा है ताकि इसे जनता का ध्यान हट जाए? अब देखिए, एक तरफ कहा जाता है कि जांच एजेंसियों में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, कानून के हिसाब से ये एजेंसियां काम करती है। दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी से निकलकर अजीत पवार जब बीजेपी की सरकार में हिस्सेदार बनते हैं, तो उनसे और उनके परिवार से पुराने मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। तो बताइए, ये कानून का कौन सा हिसाब है? क्या आप तक ये खबर पहुंच गई है कि 25,000 करोड़ के कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में महाराष्ट्र के यूपीए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनित्रा पवार को क्लीन चिट दे दी गई है? शरद पवार के भतीजे रोहित पवार को भी क्लीन चिट मिली है। सुनित्रा पवार एनसीपी अजीत पवार की टिकट पर बारामती से लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। एक समय था जब नरेंद्र मोदी एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा करते थे। आज अजीत पवार के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन है। प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से 400 पार के नारा छोड़ दिया है और अपनी 56 इंच की छाती को मोदी की गारंटी बोलना भी छोड़ दिया है। और इतने भौखलाए गए हैं, इतने परेशानी में हैं, इतने पीड़ित हैं कि वो अभी नए भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्रुवीकरण हमेशा उनका हथियार रहा है, पर इस बार जिस भयंकर तरीके से खुलेआम ध्रुवीकरण की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से वो झूठ फैला रहे हैं, मैं समझता हूं जरूरी है इसका पेपर लीक यानी नौजवानों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। वो कहते हैं कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक में गहलोत सरकार, कांग्रेस के गहलोत की सरकार खुद शामिल थी और कोई और नहीं कह रहा है। जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कार्यालय में काम करने वाले सज्जन थे, वो कह रहे हैं। आप बताइए मेरे नौजवानों, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा धोखा मेरे देश के युवाओं के साथ नहीं हो सकता।
यानी राजस्थान में अब कांग्रेस का ही पेपर लीक हो गया है। यही कांग्रेस की सच्चाई है। इसलिए देश के युवाओं को, हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को कांग्रेस से बहुत सतर्क रहना है। उसको कैंटीन नहीं मिलेगी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको ट्रेनिंग 6 महीने की मिलेगी। चाइना का जवान 5 साल ट्रेनिंग करके आएगा और हमारा अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर उसके सामने खड़ा हो जाएगा। नतीजा आपको मालूम है। ये जो अग्निवीर योजना है, हमारी सरकार बनेगी, इसको हम रद्द कर देंगे, उठा के फाड़ के फेंक देंगे। और जैसे पहले होता था, पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, कैंटीन मिलेगी। देखिए, ये अग्निवीर योजना सेना नहीं चाहती, ये प्रधानमंत्री का निर्णय है। पीएम ऑफिस ने ये योजना बनाई है। सेना को ये नहीं चाहिए और हम इसको रद्द करने जा रहे हैं। पेपर लीक की बात आप जानते हो। आपको सालों काम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। पेपर के दिन आपको पता लगता है कि पैसा देकर बेईमानों ने पेपर लीक करवा दिया और आप देखते रह गए। हम एक कानून लाएंगे, जिसने भी ये पेपर लीक का काम किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और ये जो आजकल फैशन बना रखा है कि प्राइवेट कंपनियां पेपर चेक करवा रही है, इसको हम बंद करवा। आर्थिक अपराध शाखा ने कहा है कि बैंकों को घाटा नहीं हुआ और लोन के माध्यम से 1300 करोड़ से अधिक की रिकवरी हुई है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को 25,000 करोड़ का स्कैम बताया गया था। बताने वाली बीजेपी थी। जो भी बीजेपी के साथ गया उसका केस बंद हो गया। जो नहीं गया वो मुख्यमंत्री जेल में बंद। बिना सबूत के कई सामाजिक कार्यकर्ता 5-5 साल तक जेल में डाल दिए गए। पत्रकार 2-2 साल के लिए जेल में डाल दिए गए। जैसे जैसे जनता के बीच संविधान को बदलने का मुद्दा पहुंच रहा है, पीएम मोदी का झूठ बढ़ता जा रहा है। झूठ के बिना मोदी की राजनीतिक सफलता का आप कोई भी ईमानदार विश्लेषण नहीं कर सकते। जाति की जनगणना के समर्थक तो नीतीश कुमार भी है, उनके साथ अब बीजेपी है, लेकिन जाति की गणना को लेकर तरह तरह का भूत खड़ा किया जा रहा है। बिहार में बीजेपी को आंदोलन करना चाहिए, जाति की जनगणना का विरोध करना चाहिए। महाराष्ट्र में मतदान हुआ। भाजपा के साथ गठबंधन के साथ सरकार चला रही अजीत पवार की एनसीपी अपने घोषणा पत्र में जाति जनगणना का वादा किया है। क्या आपको पता था कि अजीत पवार ने जाति की जनगणना का वादा किया है? इनके साथ बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है। जब कांग्रेस जाति के सर्वे की बात करती है तो बीजेपी घुमा देती है कि अलमारी और बाजरे का एक्सरे होगा। अब बीजेपी बताए कि अजीत पवार के इस वादे पर उसका क्या कहना है। हर 10 साल कराना जरूरी है। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। क्या ये सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के खिलाफ हैं? जाति गणना जनगणना तो उनके नए साथी, उनके असली बात तो कहना चाहता हूँ, उनके पुराने नए साथी नीतीश कुमार जी ने बिहार में करवाया था। आज वो साथी हैं, क्या वो उसके खिलाफ हैं? उस पर चुप क्यों हैं? जयराम रमेश को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ओवरसीज कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा का बयान आया कि अमेरिका में पूर्वजों की संपत्ति पर टैक्स लगता है। बीजेपी को लगा कि पीएम का बोला गया झूठ सच हो गया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के कई नेताओं के पुराने बयान निकाल दिए, जिसमें वे कहते पाए गए हैं, सुने जा सकते हैं, पूर्वजों यानी बाप दादाओं की संपत्ति पर टैक्स लगना चाहिए। मोदी सरकार के पहले दौर में जयंत सिन्हा वित्त राज्य मंत्री थे। 12 नवंबर 2024 का उनका एक ट्वीट है
12 नवंबर 2014 का उनका एक ट्वीट है। रांची में वित्त मंत्री और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। उनके इस ट्वीट के जवाब में किसी ने लिखा है कि बाप दादा की संपत्ति पर टैक्स लगाने का इरादा खतरनाक है। तब इसके जवाब में जयंत सिन्हा लिखते हैं कि मान लीजिए अगर बाप दादा की संपत्ति 25 करोड़ से ऊपर होगी तो उसी पर टैक्स लगेगा। शाही परिवार के शहजादे पूरे देश में बढ़ चढ़ कर के कह रहे हैं अब आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, एक्सरे। और आपकी अलमारी में क्या पड़ा है, किसी माता बहन ने कुछ बचत अनाज के डिब्बे में अगर दबा करके रखी है, एक्सरे करके खोजा जाएगा। लॉकर में क्या पड़ा है, एक्सरे करके खोजा जाएगा। आप जो कमाई करते हैं, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो स्त्री धन बहुत पवित्र होता है, कोई उसको हाथ नहीं लगाता है, कोई उसको छूता नहीं है। मंगलसूत्र हो, छोटा मोटा चांदी या सोना चांदी का गहना हो, इसे पवित्र माना जाता है। कांग्रेस उसे जब्त करके अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए उसे बांटने की सार्वजनिक घोषणा कर रही है, मैनिफेस्टो में बता रही है। और मैंने तो पहले दिन कहा था कि इनका मैनिफेस्टो पूरी तरह मुस्लिम लीग की सोच का ही प्रतिबिंब है। हमने पीएम मोदी की हर दूसरी लाइन पर झूठ लिख दिया है और उसकी गिनती बता भी दी है। वैसे इस बयान में कुछ भी सच नहीं। 10 साल पीएम रहे, बीजेपी के पास कई हजार करोड़ रुपए का चंदा है, लाखों कार्यकर्ता है, विस्तार पर एक अध्यक्ष है, कोई भी चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। मगर आपने देखा कैसे पीएम मोदी उसी जनता के बीच झूठ बोल रहे हैं जो उन पर इतना विश्वास करती है। अच्छी बात है कि कांग्रेस के वेबसाइट से लोग अच्छी संख्या में न्याय पत्र डाउनलोड कर पढ़ रहे हैं, खुद ही क्रॉस चेक कर रहे हैं। कांग्रेस ने न्याय पत्र में निवेश और मुनाफा बढ़ाने की बात कही है, फिर उसके घोषणा पत्र को कम्युनिस्ट बताया जा रहा है। इसी देश के केरल में कम्युनिस्ट सरकार है जो यूपी बिहार से कई मायनों में आगे है। भारत की जनता की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब है। आईटी सेक्टर में नौकरियां जा रही है। टीसीएस जैसे बड़ी कंपनीज में काम करने वाले लोगों की संख्या 19 साल में पहली बार कम हुई। यही हाल इन्फोसिस का है जहां 23 साल में पहली बार काम करने वाले लोगों की गिनती कम हुई है। एक साल के भीतर इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा ने 77,000 लोगों को नौकरी से निकाला है। अर्थव्यवस्था पे लिखने वाले एनडी मुखर्जी ने लिखा है कि पूंजी निवेश करने वाले और कंपनियों के मालिक मोदी से बहुत खुश है। उन्हें लगता है कि मोदी फ्री अनाज से ज़्यादा लोगों को कुछ नहीं देने वाले, यानी सामाजिक सुरक्षा पर और ज़्यादा धन खर्च नहीं करने वाले। आपने देखा होगा कि 10 साल से मोदी भी वही 2, 3, 4 योजनाएं गिनाते जा रहे हैं। निवेशक मानते हैं कि नौकरियों की जो क्वालिटी है, यानी ज़्यादा काम और कम पैसे वाली बन रही है। तीसरी बार सरकार में मोदी आ गए तो प्राइवेट सेक्टर पर लगाम नहीं लगाया जाएगा। इसके मतलब क्या है? वैसे भी इस चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अनाप शनाप बोलने का चलन बढ़ गया है। आपको याद भी नहीं होगा कि खुद पीएम मोदी ने क्या नया वादा किया है। दूसरी तरफ आम आदमी साबुन और शैम्पू के लिए तरस रहा है। लोगों के पास खरीदने और खाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए मनरेगा में काम की मांग बढ़ रही है ताकि कुछ भी काम मिल जाए और कुछ पैसे मिल जाए। उल्टा 2019 से मनरेगा का बजट हर साल घटते जा रहा है। अगर आपको लगता है कि धर्म की राजनीति से भला होगा, मंदिर बनाने से भला होगा, तो बिल्कुल अपने बच्चे को ये कह दीजिए कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दे, गौ रक्षक और मंदिर बनाने के काम में अभी से लग जाए। उसके साथ घर का जो घोर जहरीला सदस्य है किसी भी उम्र का, उसे भी कहिए इसी काम में लग जाए। टीसीएस और इन्फोसिस पर बहस करके क्यों वक्त बर्बाद करना।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।